दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से 7 to 9 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो स्टूडेंट हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम सर्कल का कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। सर्कल आपको पता है सर्कल क्या होता है? सर्कल बहुत सारे पॉइंट का क्या होता है? लोकस होता है। लोकस का पॉइंट, लोकस का कैसे समझ लीजिए, सर्कल बहुत सारे पॉइंट का एक कलेक्शन होता है। सर्कल क्या होता है? जो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है और एक पॉइंट की खास बात क्या होती है, ये सभी पॉइंट किसी एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं। ये सभी पॉइंट किसी एक पॉइंट, सपोज करो कि वो पॉइंट ओ हो गया, तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये जितने भी वो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी पॉइंट की दूरी ओ से क्या होगी? बराबर होगी। सपोज करो कि हमने ओ को इस पॉइंट से मिलाया, ओ को हमने इस पॉइंट से मिलाया, ओ को हमने इस पॉइंट से मिलाया, तो सर्कल क्या था? इन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन था और उन सबकी दूरी ओ से क्या थी? सेम थी। तब जब हमने ओ को इन सभी पॉइंट, इन किसी भी पॉइंट से मिलाओगे तो तीनों केस में क्या आ जाएगा? ये डिस्टेंस आपका सेम आ जाएगा। तो व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट और द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट इट से। अब ये जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। ठीक है। अब जो ये डिस्टेंस कहलाता है, सर्कल के सेंटर से लेके उन लोकस ऑफ पॉइंट को, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। उस रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं। तो o से अगर इस पॉइंट की दूरी r है तो इस पॉइंट की भी दूरी r हो जाएगी, इस पॉइंट की भी दूरी r हो जाएगी। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारा रेडियस क्या होता है, सर्कल के किसी एक पॉइंट से जो सेंटर की दूरी होती है वही रेडियस होता है। इतना क्लियर है? इसके बाद अगर हम सभी पॉइंट्स को आपस में मिला दें, सभी पॉइंट्स को हम आपस में मिला दें तो एक बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है, सर्कुलर बाउंड्री का आपका फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और इससे हम बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री को मैथमेटिक्स में बोलते हैं पेरीमीटर। लेकिन सर्कल के केस में जो ये सर्कुलर बाउंड्री है, इस पूरे बाउंड्री की हम लंबाई को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो आप बोल दोगे सरकमफ्रेंस कुछ भी नहीं है, लेंथ ऑफ बाउंड्री है। क्या है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। जो सर्किल की जो बाउंड्री है, जो ये पूरी बाउंड्री है, इस पूरी बाउंड्री की जो लंबाई क्या है, उसी को हम सरकमफ्रेंस बोल देते हैं। और इसे कॉमन भाषा में आप ये भी बोल सकते हो पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अगर कोई आपसे सर्कल का पेरीमीटर भी पूछे तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी आपका सरकमफ्रेंस ही हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, अब हमने अब तक क्या देखा? हमने देखा कि सर्कल का जो ये बाउंड्री है, जो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री क्या कहलाता है? सर्कल का सरकमफ्रेंस कहलाता है। इसके बीच में एक सेंटर होता है और सेंटर से लेके जो सरकमफ्रेंस की दूरी होती है, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, r। सर्कल चैप्टर में आपने सर्कल के बारे में डिटेल से स्टडी किया होगा। अब इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या पढ़ना है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमें सर्कल का मेंसुरेशन पार्ट पढ़ना है। इस सर्कल का हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, और अगर सर्कल का आपको कुछ आधा पोर्शन दे दे तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इस पोर्शन को, इस बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, तो उसको हम c से डिनोट कर देते हैं। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 पाई r होता है। ठीक है। सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r होता है, जहां पे ये r क्या होता है? ये r आपका रेडियस होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस c का मतलब क्या है? इस c का मतलब ये है 2 पाई r क्या है? ये लेंथ क्या है? अगर हम इस सर्कल को किसी एक जगह से काट लें, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल को हम एक जगह से काट लें और काटने के बाद हम क्या करें कि इसको धागे के फॉर्म में ऐसे एक्सटेंड कर दें, ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो जो ये लेंथ आएगा, बाउंड्री को काटने के बाद हम इसको ऐसे फैला दिया है, तो जो ये लेंथ आएगा, ये लेंथ किसके बराबर आएगा? ये लेंथ 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो एक कंप्लीट सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r होता है, और सर्कल का आपने एरिया के भी बारे में पढ़ा होगा। एरिया आपका क्या होता है? एरिया आपका होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है। तो ये कंप्लीट सर्कल के लिए। ओके नाउ स्टूडेंट, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल, कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल अपने आपस में कितना एरिया इनक्लोज करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज कंसेंट्रिक सर्कल। तो एक चीज आपने टाइम क्लास में पढ़ा होगा कि कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनके सेंटर सेम होते हैं। सपोज कीजिए कि एक सर्कल है ये, इसका मैंने सेंटर कहा कि ये सेंटर है। ठीक है। इसी सेंटर से मैंने एक दूसरा भी सर्कल बना दिया। ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये जो सेंटर आपका O है, ये सर्कल 1 का भी आपका सेंटर है
और सर्कल 2 का भी सेंटर है, तो ये सर्कल कहलाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, दो सर्कल जिनका सेंटर सेम है। सपोज करिए इसका हमने रेडियस बोल दिया r और इसका हमने रेडियस बोल दिया बड़े वाले का कैपिटल R। तो सर्कल C1 को हम अंदर वाला माने तो इसको कैसे लिखेंगे, हम पहले सेंटर लिखते हैं, सेंटर इसका O है और रेडियस आपका R। अगर हम दूसरे वाले को लिखे तो C2 का भी सेंटर O है और आपका रेडियस R है। तो अगर कोई भी दो सर्कल आपको इस फॉर्म में दिया हो जिनका सेंटर सेम पॉइंट हो, तो वो सर्कल जिनका सेंटर सेम पॉइंट हो क्या हो जाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से तीसरा भी सर्कल ड्रॉ करूँ जिसका अगर सेंटर यही होगा तो ये तीनों आपस में कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। कितने भी सर्कल जिनका सेंटर एक ही पॉइंट हो वो क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपस में कितना एरिया इंक्लोज करता है। तो अगर हम ध्यान से देखिए तो ये जो भी एरिया होगा, ये कंप्लीट एरिया, ये आपका हो जाएगा एरिया इंक्लोज बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जो मैंने ये मार्किंग किया है, ये जो एरिया कंप्लीट है, ये एरिया आपका हो जाएगा एरिया इंक्लोज बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज और ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले आप इसमें देखें कॉन्सेंट्रिक सर्कल में कभी कभी आपसे थिकनेस पूछा जाता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल या एक रिंग, इसमें एक और भी आता है जिसको हम सर्कुलर रिंग भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल या सर्कुलर रिंग का थिकनेस कितना होगा, तो इसकी मोटाई कितनी होगी। मोटाई केवल ये पोर्शन होता है, ध्यान से देखिएगा, जो केवल ये पोर्शन है, ये पोर्शन आपका इस सर्कल का मोटाई होता है, ये पोर्शन। ठीक है, जिसको हमने मार्क किया। तो अब आप ये थिकनेस कैसे निकालेंगे, थिकनेस निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, यहां से लेकर यहां तक का जो कंप्लीट डिस्टेंस है r, और उसके बाद एक चीज और देखिए, और जो यहां से लेके अगर छोटे सर्कल की बात करें तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r। अगर इस पूरे डिस्टेंस में से हम ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमको ये थिकनेस मिल जाएगा। तो थिकनेस हमारा कैसे निकलता है, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का थिकनेस का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है कैपिटल R, मतलब इस पूरे कैपिटल R में से, इस पूरे कैपिटल R में से हम इस स्मॉल r, इस r को अगर हम माइनस कर दें तो ये हमको थिकनेस मिल गया। ठीक है, तो थिकनेस का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, अब आपको आता है एरिया इंक्लोज बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये एरिया कितना होगा, आपको जो ये मार्क्ड वाला एरिया है ये निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसका एरिया निकालें तो इसको आप ध्यान से देखिए कि अगर इस पूरे सर्कल में से अगर हम इस एरिया को छिपा लें तो ये जो मार्किंग वाला दिख रहा है यही आपका हो जाएगा एरिया इंक्लोज बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एरिया इंक्लोज जो होता है, मैंने अभी बताया कि ये जो मार्क वाला एरिया है ये होता है। तो इस पूरे सर्कल में से हम इस एरिया को, छोटे वाले सर्कल के एरिया को छुपा लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एरिया इंक्लोज बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसके लिए हमने किया क्या था, हमने पूरे बड़े वाले सर्कल में से जिसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या किया था, ये छोटे वाले सर्कल का हमने एरिया माइनस किया था, इसको हमने छिपा लिया था। तो बड़े वाले में से क्या करेंगे, छोटे वाले को माइनस कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा एरिया इक्वल बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसको आप दूसरे वे में लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ से पाई को कॉमन ले लो तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स में आपको कभी कभी इन दोनों रेडियस का एडिशन और सब्सट्रैक्शन देता है, तो यहाँ से आपको ये तीसरा फॉर्मूला मिल जाएगा, वो हो जाएगा r प्लस आर, ए स्क्वायर में बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये तीन फॉर्मूला होते हैं एरिया इंक्लोज बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको दो सर्कल के बीच का, दो सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस बताना है। अगर वो सर्कल इंटरनली टच कर रहा है और एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन आपको एक्सरसाइज 12.3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब इस कॉन्सेप्ट से आपका 8, 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि आपको डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल बोला है। अगर वो दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, पहला इंटरनली, तो दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये हो गया पहला सर्कल, ये दो सर्कल टच कर रहे हैं मतलब उनका सरकमफ्रेंस टच कर रहा है। पहला सर्कल हमारा हो गया और ये जिसका सेंटर है हमारा ओ मान लिया। ठीक है, इससे एक दूसरा सर्कल टच करना चाहिए तो हमने बना दिया इससे एक दूसरा सर्कल टच कर रही है। ठीक है, जिसका सेंटर क्या हो गया, ओ डैश हो गया। अगर आप इसको चाहे तो यहाँ ऐसे बना सकते थे, आपका आंसर दोनों के बीच सेम आता। आपसे पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ओ डैश पूछा है, ध्यान से देखना। आप ये आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट वाले में
आपसे पूछा है जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा उनके सेंटर के बीच का, ओ डैश हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा उनके सेंटर का। अगर ध्यान से देखिए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, पहले का सेंटर ओ है और दूसरे का सेंटर ओ डैश है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ओ डैश हो जाएगा। आपसे पूछा कि डिस्टेंस कितना होगा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ओ डैश में अगर मैं इस पॉइंट को ए जूम कर लूं तो ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ ए की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी स्मॉल आर। अगर हम जैसे सर्कल फर्स्ट का जिसका सेंटर ओ डैश है उसका हमने रेडियस मान लिया आर, और सर्कल 2 का इसका हमने रेडियस मान लिया कैपिटल आर, जिसका सेंटर ओ है और हमने इसका मान लिया आर, इसका हमने रेडियस मान लिया आर। तो आपसे पूछा है कि ये ओ डैश क्या हो जाएगा, तो अब ध्यान से देखिए ओ डैश कितना होगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी आर और फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये हमें दूरी फाइंड करना है। तो इस तरीके से फाइंड करने का थोड़ा सा समस्या होगा, तो हम क्या करते हैं इस सर्कल के सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, ठीक ऐसे। अब ध्यान से देखिए इस पॉइंट को हमने P मान लिया, तो जो ओ डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए ओ डैश को हम क्या लिख सकते हैं, हमें ये फाइंड करना है तो हम ओ डैश को क्या लिख सकते हैं, OP माइनस ओ डैश। ध्यान से देखिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए था, तो अगर हम इस पूरे डिस्टेंस में से अगर हम इस डिस्टेंस को मिटा दें तो हमको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। हमने वही किया, इस पूरे ओपी वाले डिस्टेंस में से, इस पूरे ओपी वाले डिस्टेंस में से हमने ओ डैश की इस पोर्शन को हमने मिटा दिया, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखिए ओपी क्या हो जाएगा, ओपी हमारा हो जाएगा सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच की दूरी। ओपी जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल का रेडियस कितना है, आर है, और ओ डैश पी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो ये हो जाएगा आर। तो ये जो आपका फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल इज डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस इफ दिस सर्कल टचेस इंटरनली। तो अगर दो सर्कल इंटरनली टच करेंगे और उनके सेंटर का आपसे अगर डिस्टेंस पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, बड़े वाले रेडियस में तो छोटा रेडियस को माइनस कर दें। अब हम सेकंड आते हैं कि इफ दे टच एक्सटर्नली, अगर ये सर्कल क्या करते हैं कि बाहर से एक दूसरे को टच करते तो उस केस में क्या होता है। उस केस में देखिए कैसे सॉल्व करते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारा एक सर्कल है ये, जिसका सेंटर है कैपिटल आर, जिसका सेंटर है O, और हमारा रेडियस इसका हम मान लेते हैं कैपिटल आर। दूसरा सर्कल हमें इसको टच कर रहा है यहां से, जिसका सेंटर है O डैश, और इसका हमने रेडियस मान लिया स्मॉल आर, ठीक है। तो जो पहला सर्कल है जो उसका हमने O डैश और R मान लिया, और जो दूसरा सर्कल है उसका हमने रेडियस O और R मान लिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का हमें सेंटर फाइंड करना है, मतलब हमें O डैश फाइंड करना है। हमको इन दोनों के सेंटर की ये दूरी फाइंड करनी है, ये, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा, अब ध्यान से देखिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, और आपको ये O से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। अब सिंपल सा बोल सकते हैं सर इन दोनों के सेंटर के बीच का दूरी क्या होगा, इन दोनों के रेडियस के सम के इक्वल होगा। नाउ स्टूडेंट अब एक कांसेप्ट आता है डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील। एक व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो अब जरा ध्यान से देखो व्हील किस फॉर्म का होता है, व्हील आपका सर्कुलर फॉर्म का होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट कि जो आपका पहिया होता है आपने देखा भी होगा वो गोल होता है, ठीक है। अब ये व्हील डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो एक चीज का ध्यान रखना कि जो व्हील का जो सर्कमफ्रेंस कितना होता है, व्हील आपका वन रिवॉल्यूशन में, इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में जो पहिया होगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो अपने सर्कमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस करेगा। इस बात का ध्यान रखना, सर्कमफ्रेंस के इक्वल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी पहिया को ऐसे काट दो और इसको फैला दो, तो फैलाने के बाद जो इस सर्कल को हमने यहां से कट कर दे, इस पहिया को ऐसे फैला दें, तो ये जो डिस्टेंस आता है ये इसका सर्कमफ्रेंस होता है 2 पहिया, और एक रिवॉल्यूशन है, मतलब एक बार ये पहिया पूरा घूम जाए, सिर्फ एक बार ये पहिया ये पोर्शन एक बार पूरा घूम के फिर यहाँ पर आ जाए, जैसे ये पॉइंट फिर पूरा घूम के यहाँ पर आ जाए, तो ये एक रिवॉल्यूशन कहलाता है। तो अगर पहिया एक बार घूमता है तो एक बार घूमने को कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, वन रिवॉल्यूशन में जो पहिया कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इन वन रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस होगा कितना कवर हो जाएगा, उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
अगर मैं बोलूं कि 2 रिवॉल्यूशन में 2 बार घूमेगा तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो आप बोलोगे जिस तरह जब वो एक बार घूम रहा था तो वो c डिस्टेंस कवर कर रहा था जो कि इसका सर्कम्फ्रेंस था, तो 2 बार घूमेगा तो अपना डबल डिस्टेंस कवर करेगा, तो 2 बार घूमने में ये डिस्टेंस डबल हो जाता है, कितना हो जाता है 2c हो जाता है। इसी तरह पहिया 3 बार घूमेगा तो डिस्टेंस ट्रिपल हो जाएगा, 4 बार घूमेगा तो डिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि अच्छा ये बता 5 रिवॉल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो जब 5 बार घूमेगा तो डिस्टेंस उसके 5 टाइम्स हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5c। इसी तरह मैं बोलूं अब आप मेरे को बताओ कि अगर सर्कल ये n रिवॉल्यूशन कवर कर ले रहा है, n कुछ भी नंबर हो सकता है, अगर ये सर्कल n रिवॉल्यूशन कवर कर रहा है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा n टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर वो 2 रिवॉल्यूशन कर रहा था तो डिस्टेंस डबल हो रहा था, 3 बार घूमता था तो ट्रिपल डिस्टेंस कवर होता था, 4 बार घूमता था डिस्टेंस 4 टाइम कवर होता था। इसी तरह अगर n बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, n टाइम ऑफ इट्स सर्कम्फ्रेंस कवर हो जाएगा। तो यहां से हमें एक डिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया कि डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील कितना होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील होता है वो n इनटू इट्स सर्कम्फ्रेंस, ठीक है। और जिसको जो डिस्टेंस को आपके बुक में ये ऐसा लिखा होगा n इनटू 2 पाई r, यहाँ पे 2 पाई r क्या होगा सर्कम्फ्रेंस होता है। ये याद रखना ये होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, n होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब वो व्हील कितनी बार वो पहिया कितनी बार घूमा है, और 2 पाई r सर्कम्फ्रेंस होगा जहां पे r रेडियस। नाउ स्टूडेंट अब हम स्टडी करने जा रहे हैं आर्क, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में, जो कि आप क्लास 10th में इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे आर्क क्या होता है। सपोज करो कि ये एक सर्कल ही है, ये एक सर्कल है, तो मैं बोलूं कि सर्कल का सर आर्क क्या होगा, तो आर्क आपका होता है पार्ट ऑफ सर्कम्फ्रेंस, सर्कम्फ्रेंस का हिस्सा होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। आर्क क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा, सर्कम्फ्रेंस का एक हिस्सा होता है। सपोज करो कि ये सर्कल का पूरा सर्कम्फ्रेंस है, तो पूरे इसको भी हम एक आर्क बोल सकते हैं, ठीक है। अभी जो अभी तक आपको पढ़ना है कि अगर इस सर्कम्फ्रेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, पार्ट ए और पार्ट बी में हमने इस सर्कम्फ्रेंस को डिवाइड कर दिया, तो एक हिस्सा तो आपका बन रहा है ये सर्कल का, अगर आप ध्यान से देखें तो आपका एक हिस्सा तो बन रहा है ये जो हमारा हो जाएगा ए से बी, और दूसरा हिस्सा आपका बन रहा है ये स्मॉल ए एंड बी, ठीक है। तो ये इस सर्कल को हमने कैंची से 2 जगह से काट दिया, तो एक हिस्सा हमको ये मिला और दूसरा हिस्सा ये मिला, तो ये दोनों क्या है, ये सर्कम्फ्रेंस का ही तो पार्ट है, दोनों क्या है सर्कल के सर्कम्फ्रेंस का ही पार्ट है, तो यही हमारा कहलाता है आर्क। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम डिनोट करेंगे आर्क ए बी, डिनोशन का आर्क का साइन होता है ऐसे, और इसको भी हम डिनोट करेंगे आर्क ए बी। इसमें कोई डिफरेंस लाना का पॉइंट यहाँ पे ला सकते हो सी, तो इसका नाम बन जाएगा आर्क ए सी बी, और यहाँ पे ला दो पॉइंट डी, तो इसका आर्क बन जाएगा ए डी बी। तो कोई आपको पूछे कि आर्क क्या होता है, आप बोलोगे सर आर्क कुछ नहीं होता है, सर्कल के सर्कम्फ्रेंस का जो हिस्सा होता है उसी को हम क्या कहते हैं आर्क बोलते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब ध्यान से देखो कि जब हमने सर्कल को काटा है तो हमको 2 आर्क मिले हैं। पहला आर्क हमको ये मिल गया ए सी बी, जिसको हमने नाम दे दिया ये, और दूसरा आर्क हमको ये मिल गया ए डी बी, उसको हमने नेमिंग दे दिया है। ये आपको दिखाता है कि आर्क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्कल को काटने के बाद हमें 2 आर्क मिला, एक मिला ये आर्क और दूसरा मिला ये एक छोटा आर्क। तो जो बड़ा वाला आर्क होता है, ध्यान से देखना, ये भी आपका आर्क ही कहलाएगा और ये भी आपका आर्क ही कहलाएगा, ठीक है। तो जो बड़ा छोटा वाला जो आर्क होता है, जो छोटा वाला आर्क, उसको हम बोल देते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब छोटा वाला आर्क, और जो आपको बड़ा वाला आर्क का हिस्सा मिलता है उसको हम क्या बोल देंगे मेजर आर्क। तो ये स्टूडेंट हुआ कांसेप्ट ऑफ मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। व्हाट इज मेजर आर्क एंड माइनर आर्क? सर्कल को 2 आर्क में डिवाइड करने के लिए छोटा वाला आर्क होता है उसको माइनर आर्क बोल देते हैं, और जो बड़ा वाला आर्क होता है उसको मेजर आर्क बोल देते हैं। आर्क का सिंबल ये होता है ऊपर। नाउ स्टूडेंट अब हम सेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेक्टर क्या होता है, एक चीज को ध्यान से देखना। सपोज करो कि एक सर्कल है, ठीक है। सेक्टर क्या होता है, प्लेन रीजन होता है। आर्क के बारे में हमने पढ़ा था, आर्क क्या होता है, आर्क सर्कल का सर्कम्फ्रेंस होता है, लेकिन सेक्टर क्या होता है, ये जो सर्कल के अंदर का पार्ट होता है। सेक्टर क्या होता है, सर्कल के अंदर का पार्ट होता है जो किस चीज से बनता है, जो हमारा आर्क से बनता है और 2 बाउंडिंग रेडियाई से बनता है। सपोज करो कि सर्कल, यहाँ पे हमने एक सेंटर लिया, ये सभी सर्कल के आर्क ही हैं, यहाँ पे हमने 2 रेडियस ड्रॉ किया। रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई। तो जब हमने सर्कल के अंदर 2 रेडियस ड्रॉ किया तो हमने क्या देखा कि हमें 2 रीजन मिला।
एक रीजन तो हमको मिल गया, जिसे नेम दे दूं ओ ए बी। एक रीजन हमको मिल गया, ये ध्यान से आपको देखना ओ ए बी। और दूसरा हमको रीजन मिल गया ये वाला ओ ए बी। अब आप ध्यान से देखो, जो पहला रीजन है ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो सेक्टर ये वाला पोर्शन होगा। सेक्टर क्या होगा हमारा, ये वाला पोर्शन होगा, जो कि क्या होगा, जो दो रेडियस से और एक आर्क से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसको भी आप सेक्टर बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा दो रेडियस से और एक आर्क से मिलकर बना हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये आर्क जो ये ए बी है, ये तो आपका माइनर आर्क है, और ये क्या है, जो मेजर आर्क है। तो एक सेक्टर तो आपका ये हो जाएगा सेक्टर, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक सेक्टर हो जाएगा। अब मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे सेक्टर क्या है, तो इन दो रेडियस और इस आर्क के जो बीच का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वही सेक्टर कहलाएगा। यहाँ पे सेक्टर क्या है, इन दो रेडियस और इस आर्क के बीच का जो एरिया है, यही एरिया आपका सेक्टर कहलाएगा। सपोज करो कि यहाँ पे अगर एंगल हमारा थीटा डिग्री होता, अगर ये एंगल थीटा डिग्री होता, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाता, ये एंगल हमारा हो जाता 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो अगर ये इसमें से हमने थीटा डिग्री निकाल दिया, इसमें से अगर थीटा डिग्री साइड कर दिया, तो हमें इस सेक्टर का एंगल कितना बचा, इस सेक्टर का हमें एंगल मिल गया 360 माइनस थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा कुछ भी नहीं, जैसे अलजेब्रा में x से रिप्रेजेंट करते हो अननोन वैल्यू को, इसी तरह हम ज्योमेट्री में अननोन एंगल को थीटा या फाई या इस सब चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से देखना, एक सेक्टर ये बना, एक सेक्टर ये बना, दोनों सेक्टर में हमारा रेडियस कॉमन था, लेकिन दोनों के आर्क अलग अलग थे। तो जो सेक्टर छोटे वाले आर्क से मिलकर बना होगा, देखो ये आर्क आपका छोटा है, तो जो सेक्टर छोटे वाले आर्क से मिलकर बना होगा, उस सेक्टर को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। इस बात का ध्यान रखना, माइनर सेक्टर क्या होता है, वो सेक्टर जो छोटे आर्क से मिलकर बना हो, वो हमारा कहलाएगा माइनर सेक्टर। और वो सेक्टर जो बड़े वाले आर्क से मिलकर बना हो, वो सेक्टर क्या कहलाएगा, वो सेक्टर हमारा हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो अगर इस सर्कल के आप आर्क को देखो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो सेक्टर जिसके अंदर एंगल 180 से छोटा हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। और वो सेक्टर जिसका एंगल 180 से बड़ा हो, वो हमारा हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो इसका एंगल, अगर ये मेजर सेक्टर है, तो इसका एंगल डेफिनेटली ग्रेटर देन 180 होगा, और ये अगर माइनर सेक्टर है, तो इसका डेफिनेटली लेस देन आप हमारा क्या हो जाएगा, जो इसका जो थीटा होगा, वो जो इसका जो एंगल होगा वो 180 से बड़ा होगा, और जो इसका एंगल होगा वो एंगल 180 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसका एंगल 180 छोटा होगा, इसका एंगल 180 से बड़ा होगा। इसके बाद हम स्टूडेंट फोकस करते हैं कि इस सेक्टर का हम सरकमफ्रेंस कैसे निकालें और सेक्टर का हम एरिया कैसे निकालें। अब हम इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ अगर ध्यान से देखें कि ये जो अगर पूरा सर्कल होता, तो पूरा सर्कल होता, तो इस पूरे सर्कल का एंगल कितना होता, पूरे सर्कल का हमारा एंगल होता 360 डिग्री। ठीक है, तो जब सर्कल आपका 360 डिग्री का था, ठीक है, जब सर्कल आपका 360 डिग्री का बन रहा था, तो 360 डिग्री के केस में फॉर 360 डिग्री जो हम हमारा 360 डिग्री के केस में जो हमारा कितना आ रहा था एरिया, पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना, हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने जा रहे हैं। सपोज करो कि हम इस सेक्टर का हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं, जिसका एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो अब देखो कि ये भी क्या है, सर्कल का एक आपका हिस्सा है, जिसमें हमारा रेडियस हो गया ए है, और ओ ए और ओ बी हमारा रेडियस हो गया। तो अगर ये सर्कल पूरा बनता, अगर ये सर्कल हम पूरा लेते, तो पूरे सर्कल का हमारा एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। तो जब एंगल हमारा 360 डिग्री का था, तो एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर था। अब हमने कहा कि अब आप क्या करो, इसको एंगल को 1 डिग्री का एंगल बना दो, मतलब सर्कल को इस तरीके से कट करो, उसके जो दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल आएगा कितना आ जाएगा, 1 डिग्री का आ जाएगा। तो अगर हमारा एंगल 1 डिग्री का होता, फॉर 1 डिग्री एंगल एरिया कितना हमारा आ जाता, पाई आर स्क्वायर बाई 360। मतलब जब आप 1 डिग्री का एंगल फाइंड करने जाओगे, तो सर्कल 360 डिग्री का, तो दोनों ओर आप क्या करते हैं, 360 और 360 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि 360 डिवाइडेड बाई 360,
ये तो वैल्यू 1 आ जाता और पाई आर स्क्वायर के 360 से डिवाइड करते तो ये हमारा आ जाता। तो 360 को 360 ये हमारा 1 आ जाता। तो जब हमारा 1 डिग्री का हमारा सर्कल बनता है, सेक्टर भी एक सर्कल ही होता है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ये 360 के नीचे आ जाता है। लेकिन हम बोलते हैं कि सेक्टर तो हमारे पास 1 डिग्री का है, नहीं सेक्टर थीटा डिग्री का है। तो थीटा डिग्री के सर्कल के लिए आप दोनों ओर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा एरिया आ जाएगा 1 डिग्री के लिए हमारा एरिया इतना था और थीटा डिग्री के लिए हमने एरिया को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो फॉर थीटा डिग्री, थीटा इंटू 1 हमारा थीटा ही हो जाता है। तो अगर सर्कल या सेक्टर थीटा डिग्री का होगा तो उस केस में जो हमारा एरिया बनेगा उसका फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। इस बात का आप रखिएगा ध्यान, ठीक है। अब इससे अगर आप फुल सर्कल का भी एरिया निकालना चाहो तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को इसके लिए अगर हम करेंगे अप्लाई, तो अगर हम इसी फॉर्मूले को इसके लिए करेंगे अप्लाई, तो इसमें आप एक चीज कर सकते हो कि इसके अंदर तो एंगल थीटा था तो हमने यहाँ थीटा पुट अप कर दिया। लेकिन अगर हम इसके लिए अप्लाई करें, अगर हम इस सेक्टर के लिए इसको अप्लाई करें, इसके लिए एंगल कितना है 360 माइनस थीटा है, ठीक है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, आप इसे याद भी कर सकते हो, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई बाय करते हैं सर्कल के अंदर का एंगल कितना है, तो यहाँ जो एंगल की वैल्यू है वो हो जाएगी 360 माइनस थीटा। इतना होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। इसके बाद आप एक चीज देखिए और कि अब मैं पूछूं कि सर आपने सेक्टर का फॉर्मूला बता दिया, लेकिन क्या ये फुल सर्किल के लिए एप्लीकेबल हो सकता है? चेक करते हैं। हमने कहा कि हमको पूरे सर्किल के लिए अप्लाई करना है, तो पूरे सर्किल के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360। जब आप पूरे सर्किल की बात करते हो तो पूरे सर्किल के लिए थीटा की वैल्यू 360 हो जाएगी। तो जो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 360। 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा और एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। हमारा एरिया का फॉर्मूला आ गया कि फॉर फुल सर्किल एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट अब हम सेक्टर के बारे में एक लास्ट चीज फाइंड करने जा रहे हैं। इस सेक्टर के हमने एरिया का तो फॉर्मूला पढ़ा था, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा होता है। जितना सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, उसको आप 360 से डिवाइड दीजिए और 360 से डिवाइड देने के बाद जो सेक्टर के अंदर का जो एंगल है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका सिंपल सा हो जाता था कि सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला इस सेक्टर के लिए, ये सेक्टर को देखने में माइनस सेक्टर लगा तो इसको माइनस सेक्टर बोल दो, ठीक है। तो लेकिन अगर आप बोलो कि चलो आपने इस सेक्टर के एरिया का तो फॉर्मूला फाइंड कर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन अब हमें आप ये बताओ कि ये सेक्टर जिस आर्क से मिलके बन रहा है, ये सेक्टर जिस आर्क से मिलके बन रहा है उस आर्क का लेंथ कितना होगा, AB का लेंथ कितना होगा, AB का। ध्यान से, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर्क हमारा AB है और ये आर्क है तो आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इस AB का लेंथ कितना होगा, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको भी ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको पता है कि जब अगर पूरे सर्कल का हम एरिया निकालें, पूरे सर्कल का, ये भी तो पूरे सर्कल का ही हमारा आर्क है, ध्यान से देखो, इससे भी बोलते तो ये फुल सर्कल का आर्क है। तो फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर थीटा, जब हमारा सर्कल का वैल्यू कितना होता था, फॉर कंप्लीट सर्कल जो एंगल 300, कंप्लीट सर्कल जो एंगल 360 डिग्री होता था, तो फॉर कंप्लीट सर्कल जो हमारा आर्क लेंथ होता था, आर्क लेंथ वो किसके बराबर होता था, वो हमारा सरकमफ्रेंस के बराबर होता था। किसके बराबर होता था, वो हमारा सरकमफ्रेंस के बराबर होता था। तो पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए जो आर्क लेंथ सरकमफ्रेंस के बराबर होता था, तो मैं बोलूं कि अब सपोज करो कि हमने इस सेक्टर को ऐसे कट किया कि जो इसके बीच का हमको एंगल मिला, इसके बीच का हमको एंगल मिला 1 डिग्री जो मिला, 360 डिग्री के लिए आर्क लेंथ सरकमफ्रेंस के बराबर हो गया। इस सरकमफ्रेंस को 2πr लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको 1 डिग्री में कट करूं तो फॉर 1 डिग्री जो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री से 360 डिग्री नीचे चला जाएगा, तो आर्क लेंथ आपका हो जाएगा 2πr और 360, ठीक है। जैसे 1 डिग्री के लिए हमारा एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 होता था, उसी तरह आर्क लेंथ का क्या हो जाएगा 2πr अपॉन 360, क्योंकि आप 1 डिग्री का निकाल रहे हो और ये जो फॉर्मूला होता है 360 डिग्री के लिए होता है। तो लेकिन आपका सेक्टर तो थीटा डिग्री के लिए बन रहा है, तो फॉर थीटा डिग्री क्या हो जाएगा, जो आर्क लेंथ आ जाएगा, जो आर्क का आपका लेंथ आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सर्कल का सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 360। ये तो 1 डिग्री जो था थीटा डिग्री हो जाएगा, थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ थीटा से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ थीटा आएगा, फिर आपको यहाँ भी थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये आपका आ जाएगा आर्क लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। इसी तरह मैं बोलूं इस जगह बड़े वाले आर्क का लेंथ बताओ, बड़े वाले आर्क का लेंथ कितना होगा? सिंपल था, अगर ये एंगल 360 ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आर्क लेंथ हो जाएगा वो आपका स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? फॉर्मूला आपको एक ही ध्यान रखना है, क्या अप्लाई करना है 2 पाई आर सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 360 और यहाँ पे और इस सेक्टर के अंदर का एंगल कितना है? ये थीटा क्या है? थीटा है आपका एंगल इनसाइड सेक्टर, इस बात का ध्यान रखिएगा। थीटा आपका है एंगल इनसाइड सेक्टर, ठीक है। तो ये तो कॉमन रहेगा 2 पाई आर अपॉन 360, लेकिन इस सेक्टर के अंदर का एंगल कितना है? तो आप बोल दोगे सर इसके अंदर का एंगल 360 माइनस थीटा है, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा दूसरे सेक्टर का। कुछ नहीं करना है आपको, 2 पाई आर अपॉन 360 में सिर्फ हमको एंगल का मल्टीप्लाई करना है। नाउ स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा कि ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारा होता है 2 पाई आर, ठीक है, अपॉन 360 सरकमफ्रेंस डिवाइडेड 360 इनटू थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल विद इन द आर्क। अब आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो वो आपको मालूम ही है, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय 360 इनटू आपका क्या हो जाएगा थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिखें कि थीटा अपॉन 360 को हम उस साइड लेके चले जाएं, अगर हम ऊपर और नीचे दोनों ओर हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखना पाई आर और यहाँ पे हम आर को लेके आए, ये हमारा हो गया 360, ठीक है, और ये हमारा हो गया थीटा और हमने ऊपर और नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए कि इस 2 जब हम ऊपर और नीचे, ये तो हमारा क्या था पाई आर स्क्वायर को हमने पाई आर इंटू लिख दिया आर, 360 नीचे ही था, थीटा हमारे यहाँ पे था और मैं इस एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, इस 2 को उठा के यहाँ पे ले आइए, इस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ और ये हमारा हो गया। अब ध्यान से देखिए कि हम इसको चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू आर, हाफ इंटू पहले हम इस आर को यहाँ पे उठा के इसके बगल में लिख दें, मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हाफ इंटू आर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई 2 ये और ये तो हम लिख चुके हैं, तो 2 पाई आर और ये हो गया 360 इंटू थीटा, ठीक है। तो हमारा ये बन गया। अब इस फॉर्मूले से आप ध्यान से देखिए, ये तो क्या है, ये तो सर्कल का हमारा रेडियस है और 2 पाई आर 360 अपॉन थीटा क्या है, ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो यहाँ से हम इसका दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ होता है इंटू रेडियस ऑफ सर्कल होता है, और इंटू हमारा क्या होता है आर्क लेंथ होता है, क्या हो जाता है आर्क लेंथ हो जाता है। ध्यान से देखिए, इसको हमने ये इसका फॉर्मूला था 2 पाई आर अपॉन 360 थीटा, ये हमारा आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता था। तो किसी भी सर्कल का आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, इस सेक्टर का आपका एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ हो जाएगा इंटू इसका जो रेडियस हो जाएगा, और अगर आपको आर्क लेंथ भी मालूम है तो यहाँ से फाइंड कर सकते हो आर्क लेंथ। ये फॉर्मूला कहाँ यूजफुल होता है, ये फॉर्मूला उस जगह यूजफुल होता है जहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू नहीं मालूम होता, सेक्टर के अंदर का एंगल नहीं मालूम होता। नाउ स्टूडेंट अब हम स्टडी करने जा रहे हैं सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट ध्यान रखिए क्या होता है, आर्क और कॉर्ड के बीच का जो प्लेन रीजन होता है या फिर जो एरिया होता है वो हमारा क्या कहता है सेगमेंट कहलाता है। सेक्टर भी हमारा एरिया होता था किसके बीच का, 2 रेडियस और 1 आर्क के बीच का। इसी तरह सेगमेंट भी एरिया होता है लेकिन वो आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया होता है। देखते हैं सेगमेंट क्या होता है। सपोज करो कि एक सर्कल, ठीक है, इस सर्कल में यहाँ पे हमारा सेंटर है, ठीक है। अब आर्क और कॉर्ड के बीच का, यहाँ से हमने एक कॉर्ड ड्रॉप किया, यहाँ से हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया। तो इस चीज को ध्यान से देखिए, जब हम यहाँ से एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड ड्रॉ करने के दौरान ये हमारा सर्कल 2 पार्ट में। अब ये कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड वो पॉइंट होता है जो सर्कल, कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होता है। कॉर्ड क्या होता है, वो लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस के एक पार्ट को दूसरे पॉइंट से जोड़ता है। तो ये लाइन क्या कर रहा है, सरकमफ्रेंस के पॉइंट ए को पॉइंट बी से जोड़ रहा है, तो ये हमारा ए बी हमारा हो जाएगा कॉर्ड, और हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ए बी कॉर्ड हो गया, और ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पोर्शन ये हमारा आर्क हो जाएगा। इसी तरह तो ये पूरा सर्कल दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। एक कॉर्ड सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है। एक आपका हो जाएगा ये बड़ा वाला सेगमेंट, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया सेंटर, और आपका दूसरा हो गया आपका छोटा वाला सेगमेंट, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया छोटा वाला सेगमेंट, ठीक है। तो
तो इस कॉर्ड ने क्या किया कि सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी से। यहाँ पॉइंट ए होगा, पॉइंट बी होगा, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जो ये छोटे वाला इस पोर्शन, ये जो पोर्शन कहलाया, ये भी पोर्शन हमारा क्या कहलाया, सेगमेंट कहलाया। सेगमेंट क्यों कहलाया, क्योंकि ये एक कॉर्ड और एक आर्क से मिलकर बना हुआ है। तो इन आर्क और कॉर्ड के बीच का जो क्षेत्रफल, जो एरिया कहलाया, ये सेगमेंट कहलाया। इसी तरह ये भी हमारा एक सेगमेंट कहलाया। ये सेगमेंट क्यों कहलाया, क्योंकि ध्यान से देखिए ये हमारा एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच में मिलकर बना है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या होगा, सेगमेंट। अब ध्यान से देखिए, जो सेगमेंट जिसमें आर्क बड़ा हो, जिस सेगमेंट में आर्क बड़ा हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक सेगमेंट तो हमारा ये भी है, यहाँ पे अभी हम देखा, और दूसरा सेगमेंट हमारा ये भी है, ठीक है। इसमें आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि जिस सेगमेंट में आर्क का लेंथ बड़ा हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। और जिस सेगमेंट में आर्क का लेंथ छोटा हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो स्टूडेंट्स कहलाएगा माइनर सेगमेंट। ओके, नाउ स्टूडेंट अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए कि ये सर्कल दो सेगमेंट में डिवाइड हो गया है। कॉर्ड और आर्क के बीच का ये एरिया एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट। यहाँ पे आर्क छोटा है तो इसको हम बोल देंगे माइनर सेगमेंट, और ये हमारा हो जाएगा मेजर सेगमेंट। और सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सेगमेंट का आप एरिया डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, तो इसका हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमारा सर्कल, एक्सप्रेशन हम कैसे डिराइव करते हैं। यहाँ से हम इस कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स हम सेंटर पे क्या करते हैं, एक एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये एंगल सपोज कीजिए कि थीटा। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, फिगर हमारा क्या बना, फिगर हमारा बन गया ये। और हमें क्या लेंथ फाइंड करना है, हमें लेंथ फाइंड करना है। ये फिगर थोड़ा छोटा बना होगा, लेकिन हमें ये पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, और ये हमारा पॉइंट ओ है। हमें इस पोर्शन को फाइंड करना है, और यहाँ पे जो हमने एंगल जो इसने ड्रॉ किया, वो एंगल ड्रॉ किया थीटा। अब आप एक चीज जरा इसको मैं और अच्छे से बना दूं, आपको इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से गायब कर दूं, इस लाइन को मैं यहाँ से गायब कर दूं, ये हमारा एक कंप्लीट सेक्टर बन गया, ठीक है। ये हमारा एक कंप्लीट सेक्टर बन गया। लेकिन हमें कंप्लीट सेक्टर का फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं, लेकिन हमें कंप्लीट सेक्टर का नहीं, सेक्टर के एक पोर्शन का ही एरिया हमें फाइंड करना है। सेक्टर का इस पोर्शन का हमको एरिया फाइंड करना है। तो हम इसके लिए इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। इस एरिया ऑफ एबी का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट एबी। सेगमेंट एबी जो ये मान है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका ध्यान से देखें तो हम अगर पूरे सेक्टर का एरिया निकाल, ध्यान से देखिए, अगर हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के इस एरिया को छिपा दें तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, ये पूरे सेक्टर का अगर हम एरिया निकाल लें और उसमें से हम इस एरिया को छुपा लें, तो हमको ये एरिया ऑफ सेगमेंट के लेवल पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। इसका जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर एबी, जो कि आपको मालूम है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। अगर हम इस ओ, ये ए है, बी है, अगर हम इस पूरे का एरिया निकाल कर उसमें से ओएबी का एरिया माइनस करें तो हमको ये एरिया मिल जाएगा। अब आपको बुक में ऐसा ही फॉर्मूला दे देंगे, लेकिन हम इसको डिराइव करते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां से हम, ये हमारा कैसा ट्रायंगल हो गया, ओए इस ट्रायंगल में हम हमेशा ओबी के बराबर रहेगा। ओए हमारा क्या रहेगा, ओबी के बराबर रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों हमारा रेडियस है, ठीक है। तो ओए आपका ओबी के बराबर रहेगा। तो आप बोल सकते हो सर ये जब दोनों बराबर होगा तो ये क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं पी। उसी को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ पी। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी तो मालूम है, जब भी आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का एंगल बनाता है, वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और जो पूरा थीटा एंगल होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, θ/2 और θ/2। चाहो तो इसे कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर सकते हो। और जो आपका जो AP हो जाएगा,
वो आपका AB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड कि जब भी कोई किसी कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर लाइन गिरता है तो वो लाइन सेंटर से ही आ रहा होता है और कॉर्ड को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है। तो इस फिगर से हमें क्या मिल गया कि OA हमारा किसके बराबर मिल गया, हमें मिल गया OB के बराबर मिल गया। और ये कंप्लीट थीटा एंगल था वो परपेंडिकुलर की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, वो हो गया θ/2 और θ/2 में आपका डिवाइड हो गया। अब आपके बुक में ये फॉर्मूला है, लेकिन हम इसका हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। आपको तो मालूम ही है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इस पूरे सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है πr² अपॉन 360 और जो इसके अंदर का पूरा इस सेक्टर के अंदर का पूरा एंगल कितना है, तो देखिए ये एंगल है θ/2 और ये एंगल है θ/2, दोनों का जोड़ दो क्या हो जाएगा एंगल थीटा है। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। माइनस आप करना एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का। अब देखिए ये एक ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इसका हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको आप ध्यान से देखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहाँ पर हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा AB और हमारा क्या हो जाएगा हाइट, क्या हो जाएगा हाइट हमारा हो जाएगा OB। इतना तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखिए अब कैसे AB और OP निकालोगे, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, इस यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये आपका ये 90 डिग्री PB और O, PB OP अगर आप करते हो बात तो ये एंगल आपका हो जाएगा θ/2। इस एंगल में आपका sin θ/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए sin θ/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin होता है परपेंडिकुलर, तो एंगल के सामने वाला साइड आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि PB हो जाएगा और आपका इनटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका हो जाएगा OB हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में आपका ये हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा OB। अब ये OB क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए OB क्या है, सर्कल का रेडियस है। ध्यान से देखते रहिए, थोड़ा सा लेंथी जाएगा लेकिन बहुत इजी है, एक बार में आपको याद हो जाएगा। sin θ/2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, OB आपका क्या है रेडियस है। तो यहाँ से आपको मिल गया PB, PB आपका क्या हो जाएगा r का इस साइड भेजो तो r sin θ/2। अब ध्यान से देखिए कि आपको तो फाइंड करना क्या करना था, आपको AB फाइंड करना था, क्योंकि बेस आपका क्या था, बेस पूरा का पूरा AB था। तो मैंने आपको कहा कि AP और AB बराबर है, जब AP और AP और यहाँ पे क्या हो जाएगा PB, ठीक है AP और यहाँ PB हो जाएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, AP और PB हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि AP और PB आपका बराबर ही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि AB क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा 2PB, ठीक है, क्योंकि जो आपका AB है, AB आपका AP है प्लस आपका PB है, ठीक है। जो AP का जो वैल्यू है इसको आप ध्यान से देखिए, जो AP है आपका PB के बराबर, तो इसकी जगह भी हमने लिख दिया PB और यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा PB हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आ जाएगा AB आ जाएगा, तो जो AB क्या आ गया 2PB के बराबर आ गया, तो PB को हम लिख सकते हैं, हम ये लिख देंगे हाफ AB, ठीक है। तो यहाँ पे PB क्या हो जाएगा हमारा आ जाएगा हाफ AB और ये हो जाएगा r sin θ, ठीक है। अब इस हाफ का उस साइड भेजोगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, तो AB का वैल्यू क्या आ जाएगा 2r sin θ/2। तो हमने इस बेस को फाइंड कर लिया, हमने AB को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, हाइट। अब हमको फाइंड करना है हाइट, जो कि लेंथ हमारा OP। इसके लिए हम एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। इसके लिए हम एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। पहली बार आपने ये ट्रायंगल लिया, यहाँ से आपको बेस मिल जाएगा, दूसरी बार आप ये ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल ले लो, एक बार में साइन लिया तो दूसरी बार कॉस ले लेंगे, दूसरी बार हम ये ट्रायंगल लेते हैं OA और P। OA आपका रेडियस है, ये आपका 90 डिग्री है और ये एंगल कितना है θ/2। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर cos θ/2 लेते हो तो cos θ/2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये तो आपके से टच के और क्वेश्चन बेस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेस जो कि आपका है OP और एक आपका हो जाएगा हाइपोटेनस OA, तो इसका वैल्यू हो जाएगा r। तो OP का जो आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, OP का वैल्यू आपका हो जाएगा r cos θ/2, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने अभी जो AB का भी जो ये हमारा आ गया OP का वैल्यू, और अभी हमने जो AB का वैल्यू निकाला था वो कितना था, AB का हमारा वैल्यू था 2r sin θ। तो
तो अब जो है तो ध्यान से देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हम यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं। ये तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा AB आ गया, माइनस करते एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, तो ये क्या था, हाफ था इनटू बेस था। बेस हमने क्या निकाला था, अभी हमने निकाला था बेस हमारा AB था और AB का वैल्यू है 2r sin थीटा बाई 2, काफी इंपॉर्टेंट है। और इनटू आपका क्या था, हाइट था, तो इनटू हाइट था और हाइट क्या था, OP था, तो OP का वैल्यू, ये आपका हाइट है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, OP का वैल्यू हमने निकाल लिया है r cos थीटा बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, r और r मिलकर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, सॉरी सेगमेंट का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर 360 थीटा, और ये काफी आसान फॉर्मूला, माइनस r इंटू r, ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। साइन थीटा और cos थीटा बाई 2 क्या है, जो एंगल इसके अंदर अगर 60 डिग्री का एंगल हुआ तो 60 डिवाइडेड बाई 2, 60 डिवाइडेड बाई 2 मतलब साइन 30 और साइन cos 30 लो। इसके अंदर 120 डिग्री का एंगल हुआ तो आप यहाँ पे साइन उस 120 का आधा कितना होगा, साइन 60 और cos 60 लोगे। तो ये स्टूडेंट आ गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, ये आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए, अब तक आपके 10th के सिलेबस में इससे जब भी कोई एंगल देगा वो एंगल आपको दे सकता है 90 डिग्री का, और आपको दे सकता है 60 डिग्री का, 120 डिग्री का, और ये आपको इस और 30 डिग्री का, सॉरी इस टाइप का आपको एंगल दे सकता है। जहाँ पे ताकि आप आसानी से आपको इन एंगल की वैल्यू याद होगी, 90 डिवाइडेड बाई हाफ आपका 45 हो जाएगा, साइन 60 का आपको वैल्यू याद है, 120 का वैल्यू याद है। लेकिन क्या हो गया अगर कोई दूसरा एंगल दे दे, जैसे आपको यहाँ पे थीटा की जगह 30 दे दे, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इसका एक और फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ कि इसका जो दूसरा फॉर्मूला हो वो होता है पाई r स्क्वायर 360 थीटा माइनस r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा। इसका दूसरा फॉर्मूला ये हो जाता है, इसको आप ध्यान रखिए।